हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम वाले पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक सॉल्व करेंगे, जो कि 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स वाले प्रश्न होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इसका 10वां पद होगा। nवां पद 2n+1 है तो यहाँ पर 10वां पद हमें निकालना है। तो nवां पद यहाँ पर 2n+1 है, तो nवां पद यहाँ पर nवां पद को an से डिनोट करते हैं, तो an बराबर 2n+1 है। 10वां पद निकालना है तो n के जगह पे हमें 10 रखना है, तो a 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 गुणा 10 + 1, 2 और n के बीच यहाँ पर गुणा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 2 ढाई 20 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। तो a 10 यहाँ पर 10वां पद यहाँ पर 21 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ होगा। तो इसमें प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न में दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास जिसको d से डिनोट करते हैं, गोले का व्यास यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर r, त्रिज्या यहाँ पर r है, तो 14/2 हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, आधा का मतलब 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये गोले का त्रिज्या है। अब हमें बोला जा रहा है कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला 4πr²। तो यहाँ पर 4π के जगह पे यहाँ पर 22/7 रखेंगे, गुणा r यहाँ पर है 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया है। यहाँ पर 4 को 2 से गुणा, 4 को 22 से करेंगे गुणा, तो 88 गुणा 7 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो इसमें है इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और पहले वाला जो प्रश्न है, पहले वाले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC में BC बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, ये है प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें त्रिभुज में ABC त्रिभुज में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो B कोण होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो B कोण यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि 60 डिग्री 120 डिग्री का कोण होगा, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 45 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज को चेक करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज को चेक करने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का हमें विलोम लेके इसको सॉल्व करना होगा, जिसके लिए इसको एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर बी कोण होगा, तो बी यहाँ पर इसको बी कोण करते हैं, ये ए है और ये सी है। तो यहाँ पर ए बी यहाँ पर 6√3 और AC यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर है। तो B कोण होगा, तो B कोण के लिए यहाँ पर B कोण हमें पता नहीं है कि ये 90 डिग्री है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, किसी एक भुजा का वर्ग, मतलब बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बड़ा भुजा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर 6√3 है, तो बड़ा भुजा यहाँ पर क्या है
बड़ा भुजा 12 है, तो AC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 छंग 36 गुणा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 6 छंग 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 144, 12 का वर्ग इसको 144, यहाँ पर 36 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर बचा है 3 और यहाँ पर बचा है 1। अब यहाँ पर 36 गुणा, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 3 और 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 144 है, और यहाँ पर इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यहाँ पर दोनों भुजाएं हमारा क्या है, दोनों तरफ हमारा इक्वल है, मतलब बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। यहाँ पर 144, इधर भी 144 आ रहा है। इसका मतलब ये है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर कोण बी है ये 90 डिग्री का है। जब ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है तो ये कोण बी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर पासे को फेंकने पर जो हमें जो परिणाम मिलता है 1 2 3 4 5 6, और विषम संख्या यहाँ पर 1 3 और 5। विषम संख्या यहाँ पर क्या है, 3 है, 1 2 और 3 है, और कुल संख्या यहाँ पर क्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और कुल परिणाम यहाँ पर 6 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। योगफल और गुणनफल 0, √5 है। तो योगफल यहाँ पर है, योगफल को अल्फा प्लस बीटा 0 है, और गुणनफल अल्फा बीटा यहाँ पर √5 है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये है मतलब द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x², k यहाँ पर है अचर पद, k यहाँ पर है अचर पद। तो यहाँ पर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 है, 0 गुणा x प्लस अल्फा बीटा है √5। अब यहाँ पर हो जाएगा k x², ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो प्लस का √5 है। अब यहाँ पर k के प्लेस में k बराबर 1 रख सकते हैं, यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, या तो यहाँ पर भी आंसर लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। k के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर x² प्लस √5 है। तो ये है हमारा द्विघात बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है x² माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति हमें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर मूलों की प्रकृति निकालने के लिए b² माइनस 4ac मतलब विविक्तिकर चेक करना होता है। तो विविक्तिकर को d से डिनोट करते हैं, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमें a, b और c का मान निकालना होता है। तो a यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, इसका जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से पहले a, b और c का मान निकालना होगा। तो a का मान यहाँ पर है, x² का गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और b का मान है x का गुणांक यहाँ पर माइनस का 4 है, और c का गुणांक है यहाँ पर अचर पद यहाँ पर 4 है। तो b² माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a यहाँ पर 1 है गुणा c यहाँ पर 4 है।
4 चक्कू 16 माइनस का 4 चक्कू 16, तो 16 में से 16 गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो डी का मान यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब जब विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत हो सकती है। तो ये है प्रश्न नंबर 9 है। तो जैसे कि ये एक वृत्त है, वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो वृत्त के परिधि पर जितने बिंदु हो सकते हैं उतनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, दूसरे बिंदु से दूसरा, तीसरे से तीसरा, इस तरीके से यहाँ पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। इसको हमें इस तरीके से लिखना है। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। और प्रश्न नंबर 10 है, एक निश्चित घटना की कितनी प्रायिकता होती है? तो एक निश्चित घटना घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। कोई भी निश्चित घटना होगी उसको घटित होने की प्रायिकता 1 होता है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या को सबसे पहले मानना होगा। तो मानना पहली संख्या x मानते हैं, पहली संख्या को। और इसमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुना है। तो यहाँ पर जो दूसरा संख्या हो जाएगा वो पहली संख्या के 3 गुना, मतलब x गुणा 3 मतलब 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर दो संख्या है, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है 3x। अब इन दोनों का अंतर 26 है, ये प्रश्न में बोला जा रहा है। तो प्रश्नानुसार 3x माइनस का x बराबर 26। प्रश्न में बोला जाए कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ पर एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, x और 3x है। तो 3x है, यहाँ पर 3x से x को माइनस करेंगे। तो 3x से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर 26 है तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26/2। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो यहाँ पर जो पहली संख्या x माना था, ये हमारा 13 है। अब दूसरी संख्या यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर 3 गुणा x के जगह पे यहाँ पर 13 है, 13 को रखेंगे तो 13 तिया 39। अतः पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 39 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो cot थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है और इसमें cos थीटा प्लस cos थीटा का मान यहाँ पर दिया है। तो cos थीटा से यहाँ पर cot थीटा और cosec थीटा का मान सबसे पहले निकालना होगा, फिर इसका वर्ग कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर cos थीटा से cot थीटा का मान निकालेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर cot थीटा और cosec थीटा के लिए यहाँ पर साइन हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर साइन cos बट्टा साइन यहाँ पर cot होता है और 1/sin थीटा cosec थीटा होता है, जिसके लिए इन दोनों के लिए यहाँ पर सबसे पहले साइन का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस, ये इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा बराबर रूट में आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का मान है 4/5 है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 5 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 4/5 और इसका रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 5 में 4 गया 1/5। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा का मान रूट 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/5। तो ये हमारा साइन थीटा का मान है और कॉस थीटा का मान प्रश्न में दिया है कॉस थीटा बराबर 4/5, जिससे यहाँ पर सबसे पहले कॉट थीटा निकालेंगे। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा का मान 4/5 है बट्टा साइन थीटा का मान 1/5 है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे ऊपर वाले को बिल्कुल नीचे वाले के साथ गुणा किया जाता है, फिर बट्टा 5 को 1 के साथ गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुणा √5 बट्टा 5 गुणा 1, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे, √5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर √5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर √5 गुणा √5 बराबर 5 होता है। तो 5 की जगह पे 2 बार √5 है, तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 √5 बचा हुआ है। तो यहाँ पर 4 बट्टा √5, ये है कॉट थीटा का मान है 4 बट्टा √5। कॉट थीटा का मान हो गया। अब कोसेक थीटा का निकालना है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा। तो 1 बट्टा साइन का मान होता है 1 बट्टा √5। अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो √5 बट्टा 1 है, तो यहाँ पर √5 ही हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर है √5 और कॉट थीटा 4 √5 है। अब इनका मान यहाँ पर रखना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट थीटा बराबर 4 बट्टा √5 और यहाँ पर कोसेक थीटा है √5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम में √5 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर √5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस √5 को √5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब इसको 4 और 5 यहाँ पर 9 बट्टा √5 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 9 81 और √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू है 81 बट्टा 5। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें बिंदु दिया है। बिंदु यहाँ पर माना कि ये ए बिंदु है, 3,2 है, बी बिंदु है -2, -3 और सी बिंदु का निर्देशांक है 2,3। ये 3 बिंदु दिया है ए बी सी। तो इस बिंदु से एक त्रिभुज बनता है। यदि हाँ तो इससे किस प्रकार का त्रिभुज बनता है ये हमें बताना है। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाने के लिए इसके भुजाएं हमें ज्ञात करना होगा। तो दूरी सूत्र से पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर बी ए सी निकालेंगे। इस तरीके से हमें तीनों भुजाएं दूरी सूत्र से निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए बी निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी हो जाएगा ए बी। तो ये है x1 y1 x2 y2 है। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का -3 -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 25। 25 और 25 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो ए बी का मान है √50। फिर यहाँ पर हमें ए बी के मान के बाद फिर ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ए सी ये है x2 y2। तो x2 यहाँ पर 2 है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा y1 और ये y2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। तो ए सी का मान है √2। अब हमें निकालना है बी सी का मान। तो बी सी का मान निकालेंगे तो बी सी में x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 2 है, -x1 का होल स्क्वायर
माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 2 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चक्को 16 प्लस 6 छंग 36, तो इसको हमें जोड़ना है तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 3 4 और 1 5, तो रूट का 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर BC बराबर रूट का 52। इस तरीके से हमने AB BC और AC का मान निकाल लिया है। अब हमें तीनों भुजाओं से हमें देखना है कि ये किस तरीके का त्रिभुज बनता है। सबसे पहले हमें बताना है कि ये त्रिभुज है या नहीं। त्रिभुज होने के लिए यहाँ पर किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज हो सकता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर त्रिभुज होने के लिए मतलब कोई भी यहाँ पर 3 बिंदु दिया है, तो 3 बिंदु से ये त्रिभुज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके लिए दो भुजा का योग तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर दो भुजाओं को हम जोड़ेंगे वो अधिक होना चाहिए तीसरे भुजा से। तो यहाँ पर हमने तीनों भुजा निकाल लिया है। इस तरीके से हमने निकाला है। तो AB यहाँ पर रूट का 50 है, तो इसका जो लगभग मान होता है 7.07 होता है, और AC रूट 2 का लगभग मान होता है 1.41, और 52 का रूट 52 का जो लगभग मान होता है ये है 7.21। तो ये सभी लगभग मान हैं। सारे जो वैल्यूज हैं ये लगभग मान हैं। अब हमें देखना है कि किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होना, मतलब दो भुजा का योग बड़ा होना चाहिए तीसरे भुजा से। तो यहाँ पर हम AC और BC, AC यहाँ पर है 1.41 और BC है यहाँ पर 7.212। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये 7 है AC। तो यहाँ पर दो भुजाओं का योग बड़ा है तीसरे भुजा से। दूसरा हम देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तीसरा भुजा क्या है, ये 7 है। नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे, तो 7 और 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ज़्यादा है 1 से। तो इस तरीके से हमने तीनों भुजाओं को देख लिया है जो कि दो भुजा का योग बड़ा है तीसरे भुजा से। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे AB प्लस AC बड़ा है BC से। दूसरा कंडीशन है AC प्लस BC बड़ा है AB के। अब तीसरा कंडीशन है यहाँ पर AB प्लस BC को जोड़ेंगे जो बड़ा है AC से। तो इस तरीके से यहाँ पर दो भुजाओं को जोड़ के देखा है तो यहाँ पर तीसरी भुजा से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है एक त्रिभुज है, और हमें बताना है कि ये किस तरीके का त्रिभुज है, इसको भी हमें यहाँ पर बताना है। जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम होता है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से BC का स्क्वायर मतलब बड़े वाले भुजा का स्क्वायर बराबर है अन्य दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे बड़ा भुजा यहाँ पर BC है, रूट का 52 है, फिर AC रूट का 2 है, और AB यहाँ पर रूट का 50 है। तो 52 BC यहाँ पर रूट का 52 है, तो BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है। अब इसमें जो रूट का वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से रूट से स्क्वायर हट जाएगा। तो BC का मान है रूट का 52 का स्क्वायर प्लस बराबर AB का मान है यहाँ पर 50 रूट का स्क्वायर प्लस AC का मान है रूट 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 52 बराबर स्क्वायर से रूट हटा तो यहाँ पर 50 प्लस स्क्वायर से रूट हटा तो यहाँ पर 2 है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक भुजा का स्क्वायर बड़े वाले भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटे छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर है।
तो दोनों तरफ यहाँ पर 52 आ रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो एबीसी त्रिभुज है ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसमें अतः एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए कोण समकोण है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। यहाँ पर ए कोण समकोण है, इसको हमने इस तरीके से समझना है, जैसे कि यहाँ पर बीसी बड़ा वाला भुजा है, बीसी का स्क्वायर, तो बीसी एक त्रिभुज का बड़ा वाला भुजा है, तो बड़े वाले मतलब भुजा यहाँ पर कर्ण होता है। इसको अगर इस तरीके से बनाया जाए, ये हमारा ए भुजा है, ये है बी और ये है सी, तो बीसी यहाँ पर बड़ा वाला भुजा है, तो बड़े वाले भुजा के सामने वाला जो कोण होता है ये समकोण होता है। तो यहाँ पर बीसी के सामने वाला कोण ए कोण है, तो ए कोण यहाँ पर समकोण है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें समकोण कौन सा होगा। तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए कोण समकोण है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यदि दी गई आकृति में DE समांतर AC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चित्र प्रश्न में दिया है, तो प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, जिसमें एक त्रिभुज दिया है इस तरीके से, और यहाँ पर ये A है, B, C, E और D इस तरीके से यहाँ पर दिया है, और प्रश्न में दिया है, हल में लिखेंगे, दिया है DE समांतर AC त्रिभुज ABC में DE समांतर AC है, DE समांतर AC ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पर जब एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर DE है, तो इसके भुजाओं का जो अनुपात होता है ये आपस में बराबर होता है। इस तरीके से यहाँ पर प्रमेय 6.1 है। तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 को हमें पूरा लिखना है। यहाँ पर हमें प्रमेय 6.1 को पूरा लिखना है। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं में D और E मतलब दो बिंदुओं से एक रेखा इस तरीके से खींचा जाए कि DE त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर हो। यदि DE त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर हो तो दो भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। ये प्रमेय 6.1 से है। तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 हमें पूरा लिखना है। तो प्रमेय 6.1 से भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा CE बट्टा BE। तो AD का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया है, AD का मान है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है और ये x है और ये 4 है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, AD यहाँ पर 3 है, DE यहाँ पर 3 है, बराबर BE x है और EB यहाँ पर 4 है। x की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो 1 गुणा यहाँ पर 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो x बराबर 4 एकम 4, तो x का मान है यहाँ पर 4। तो इस तरीके से हमने x का मान निकाला है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है, नीचे दिए गए आकृति यदि PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQO समांतर है समरूप है त्रिभुज RSO के। तो यहाँ पर प्रश्न में चित्र दिया है, तो चित्र को हम सबसे पहले बना लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चित्र दिया है, जिसमें बोला गया है ये R है, SOPQ। तो प्रश्न में दिया है, सबसे पहले हल में हम दिया है लिखेंगे, दिया है PQ समांतर RS, ये प्रश्न में दिया है, और दोनों त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना में है लिखेंगे त्रिभुज PQO समरूप है त्रिभुज RSO के। ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है, जिसके लिए यहाँ पर ये दो भुजा हमारे समांतर हैं। तो यहाँ पर इसको समझते हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं। अगर एक ऐसे तिर्यक रेखा हो जाए
तो यहाँ पर जो जेड में बनने वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। सेम अगर उल्टा जेड इस तरीके से बनाया जाए तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज आर एस ओ में तो ये वाला कोण P कोण S कोण के बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण के लिए दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये Z में दो कोण बन रहा है, P कोण और S कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। सेम एज इट इज इस तरीके से ये Z बन रहा है तो यहाँ पर Q कोण R कोण के बराबर हो जाएगा। तो हमें लिखना है यहाँ पर P Q O इस वाले त्रिभुज में P कोण S कोण के बराबर हो जाएगा। कोण P बराबर कोण S। इस वाले त्रिभुज में यहाँ पर R कोण Q कोण के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R के, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण रीजन में यहाँ पर दोनों हमें एकांतर कोण लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ये जो कोण बन रहा है O वाला POQ ROS, ये दो कोण बन रहा है। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण इस तरीके से होता है, जब दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करें आपस में तो ये जहां कट करेगा ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। सेम यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण POQ बराबर हो जाएगा कोण ROS के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज में देखेंगे एंगल से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज PQO समरूप हो जाएगा त्रिभुज RSO के, क्योंकि यहाँ पर एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा क्यों एंगल कसौटी से। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध किया है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसको हमें इस तरीके से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एकांतर कोण किसे कहते हैं इसको हमें अच्छे से समझना है। जब Z उल्टा बने या Z इस तरीके से सीधा बने तो यहाँ पर Z के ये कोने के अंदर जो कोण बनने वाला कोण एकांतर कोण होता है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और क्रॉस में जो कोण बनता है ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। ये जो इसका शीर्ष है इसके शीर्ष के साथ मतलब जुड़ा हुआ होता है। ऊपर अगर ऐसा देखा जाए तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर एंगल से दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 15, ताश के 52 पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता इसमें क पॉइंट है इक्का होगा, ख में है लाल रंग का होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, इसके हमें प्रायिकता निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 52 पत्तियों में से एक पत्ती हमें यादृच्छिक निकालनी है, तो वह पत्ता इक्का होगा। तो कुल पत्ते यहाँ पर 52 है। 52 पत्तों में से इक्का यहाँ पर 4 होता है। 2 लाल में एक इक्का होता है और काले में इक्का होता है। यहाँ पर टोटल 4 इक्का होता है। और लाल रंग के पत्ते यहाँ पर 13 और 13 मतलब 26 हो जाएगा। टोटल लाल रंग के पत्ते 26 हैं। तो इसमें का प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर का पॉइंट है तो इसका हमें प्रायिकता निकालना है। इक्का निकलने की प्रायिकता, एक पत्ता जो निकलेगा वो इक्का होगा तो उसकी प्रायिकता क्या है। तो इक्का निकालने की प्रायिकता, इक्का यहाँ पर क्या है 4 है 52 पत्तों में से। अनुकूल परिणाम यहाँ पर 4 और कुल परिणाम यहाँ पर 52। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 1/13 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ख पॉइंट का जो प्रायिकता निकालना है, लाल रंग का होना चाहिए पत्ता। लाल रंग के पत्ते निकलने की प्रायिकता, तो लाल रंग के पत्ते यहाँ पर 26 है अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम यहाँ पर 52 है। तो 13 दूनी 26, 13 चक्कू 52, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2।
तो इस तरीके से हमने दोनों का प्रायिकता निकाला है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें LCM निकालना है। तो प्रश्न में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिखेंगे दिया है, यहाँ पर दो संख्या है 1261 और 1067 का HCF यहाँ पर दिया है 97, हमें LCM निकालना है। तो यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। ये फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमें याद करना है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हमारा दिया है जिसमें 1261 गुणा, इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है और इसके HCF यहाँ पर 97 है, हमें LCM निकालना है। तो जो LCM निकालने के लिए ये गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर बट्टे में 97 आ जाएगा। अब 97 को इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 13 बार में। तो यहाँ पर आ गया है 13 गुणा 1067 बराबर LCM। अब इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 13,871। तो इसका LCM 13,871 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है a का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण a - 12x² प्लस 2a - 12x प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान हो। तो यहाँ पर मूल समान है, इसका हमें मूल यहाँ पर समान है, द्विघात समीकरण दिया है तो इसमें हमें a का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण, इस तरीके से यहाँ पर दिया है। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि इसके मूल समान हैं। तो मूल समान के लिए यहाँ पर सबसे पहले a, b और c का मान निकालना होगा, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर इन दोनों को हमें तुलना करेंगे। x² का गुणांक ये पूरा है तो a बराबर x² का गुणांक a है तो a यहाँ पर a - 12 हो जाएगा और b हो जाएगा x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर 2a - 12 और अचर पद यहाँ पर c बराबर 2। तो हमें यहाँ पर समान मूल के लिए जो अभिव्यक्तिकर होता है d बराबर b² - 4ac बराबर 0 होता है। समान मूल के लिए b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर b का मान है -2a - 12 का होल स्क्वायर -4 गुणा a है यहाँ पर a - का 12 और गुणा है c यहाँ पर 2। अब ये 0 के बराबर है। समान मूल के लिए b² - 4ac का मान 0 के इक्वल है। इसमें हमने वैल्यूज को पुट किया जो कि 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर बचा है a - 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचा है 2a - 12 बराबर 0। अब ये जो 4 है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है और यहाँ पर 4 है, इसीलिए इन दोनों पद से, यहाँ पर 2 पद हैं, इन दोनों से 4 निकाल लिया है। तो जो जितना बचा है उसको हमने लिखा है। अब 4 यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा a² - b² यहाँ पर 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab -2 यहाँ पर b के साथ गुणा हो जाएगा तो 12 दूनी 24 और a हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाएगा माइनस का 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2a और माइनस प्लस 12 दूनी 24 बराबर 0 और ये जो 4 है ये बटे में आ जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला है a² प्लस b² -2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर, इस फार्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर a², इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 और 4 8 और यहाँ पर 6 1 168
और यहाँ पर इसको हमें जोड़ना है माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 24 और 2 26 ए हो जाएगा। और ये पूरा जीरो है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 26a प्लस का 168 बराबर जीरो। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है, तो इसको हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और ए का मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अचर पद को ए स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 168। तो यहाँ पर एलसीएम करना है और दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिसको जोड़ने के बाद यहाँ पर 26 आना चाहिए। तो 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 नम 27, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 7 एकम 7, इस तरीके से है। अब यहाँ पर हमें दो संख्या ऐसी होनी चाहिए, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 14 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 26। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 12x प्लस का 168 बराबर जीरो। ए स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 12x प्लस का 168 बराबर जीरो। अब दो दो का हमें जोड़ा बनाना है, तो यहाँ से ये है ए कॉमन लेंगे तो ए बचा है और यहाँ पर 14 इस तरीके से है, और यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ पर बचा है ए और प्लस माइनस ए में माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 14। यहाँ से हमें 12 कॉमन लेना है, मतलब इसको 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अब दोनों ब्रैकेट में समान है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस 12 इस इक्वल टू 0। अब एक बार यहाँ पर ए माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर ए का मान आ जाएगा प्लस का 14। दूसरा यहाँ पर a माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर a हो जाएगा 12। तो इस तरीके से यहाँ पर a का मान 14 और 12 आ रहा है, तो इसमें हमें a का मान निकालना था, तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और पदों का योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें n और d का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हल में दिया है लिखेंगे, तो प्रथम पद यहाँ पर a 5 है, अंतिम पद यहाँ पर है, अंतिम पद यहाँ पर 45 और पदों का योगफल यहाँ पर 400 है। यहाँ पर पदों की संख्या n और d सार्वंतर हमें निकालना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिया है, a और an और sn दिया है। तो अंतिम पद an और sn के मदद से हम n और d निकाल सकते हैं। तो Sn का जो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन, ये हमारा Sn का फार्मूला होता है। Sn का दूसरा फार्मूला भी होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर a और an दिया है, तो इसके मदद से हम यहाँ पर n निकाल सकते हैं। तो Sn यहाँ पर है 400 बराबर n/2, a यहाँ पर है 5 प्लस an 45 है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 n/2, और ये 2 को हम यहाँ पर गुणे में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 बराबर n गुणा 50। n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 800 और ये 50 बट्टे में आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो n का मान है यहाँ पर 16। अब यहाँ पर n का मान 16 आया है। अब हमें d का मान निकालना है, तो an हमारे प्रश्न में दिया है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान यहाँ पर दिया है 45 और a है यहाँ पर 5 प्लस n है यहाँ पर 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 बराबर किधर आएगा, तो 45 माइनस 5 और 16 में से 1 गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 15d। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर 15d। d का मान निकालना है, तो यहाँ पर 40 और ये 15 बट्टे में आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 5 8 40, 5 3 15, तो d का मान है यहाँ पर 8/3, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अतः सार्वंतर 8/3 है और पदों की संख्या यहाँ पर 16 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।